एयरफोर्स की लगभग आज लगभग 41 डेज अभी भी है एफकेट एग्ज़ाम की। तो ये एफकेट रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको शुरुआत किया जाए, ठीक है। तो आज पहला दिन जब मैं शुरू किए थे, ठीक है, वो शुरुआत वाले दिन थे, तब उस दिन मैंने सेंटेंस की पूरी जो सेंटेंस के बारे में मैंने बोल दिया था, ठीक है। लेकिन पहली बात, एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर को मैं इसी प्लेस के अंदर डिकोड करने वाला हूँ, जो समझने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इतना अच्छा लगेगा कि किसी भी सेंटेंस को देखो तुम, किसी भी सेंटेंस को देख लो तो उसको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि तुम पूरी सेंटेंस को समझ पाओगे, ठीक है। तो चलो, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो तुमको दिखाई देगा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी माने स्ट्रक्चर के अंदर इसको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर एक ऐसा ऐड हो जाए कि बी वर्ब ऐड हो जाए, कि बी वर्ब। और बी वर्ब कौन कौन है, बी वर्ब मैं बता रहा हूँ। टेंस जाने से पहले मैं थोड़ी बहुत एक मैंने बता दे रहा हूँ। एक प्रेजेंट टेंस, इसका बी वर्ब है एम, इज या फिर आर। पास्ट की है was एंड वेयर, ओके। फ्यूचर की है सेल एंड विल। तो ये है इसका बी वर्ब का रोड, ठीक है। ये बी वर्ब है। तो कभी कभी क्या होगा कि इसी की प्लेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है, आइदर ये होगा इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देगा, आइदर इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देगा। सब्जेक्ट बी वर्ब प्लस ऑफ मैन वर्ब प्लस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर तुम असर्टिव सेंटेंस को देख पाओगे। क्लियर हो गया है। अब चलो इंटरगेटिव सेंटेंस। तो इंटरगेटिव सेंटेंस को जब तुम देखोगे तो हमेशा इसका स्ट्रक्चर पहले बी वर्ब, तापर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब युक्त ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ लास्ट के अंदर ये क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, ठीक है। कभी कभी ये बी वर्ब भी नहीं देखा, मतलब प्रेजेंट नहीं होती है, तो अब क्या प्रेजेंट रहेगा, जब बी वर्ब प्रेजेंट नहीं रहेगा, जैसे कि डज ही प्रेजेंट देयर, यानी इसका मतलब यह है ओ की, सॉरी, इसका मतलब यह है कि ओ की उस प्लेस के अंदर प्रेजेंट थे। यहाँ पे कोई भी बी वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब को पहले लेके आया, और मेन वर्ब क्या कर रहा है कि बी वर्ब जैसा बिहेव करने लग रहा है, ठीक है। जिसी की वजह से ये क्या हो गया है, ये क्या है, ये इंटरगेटिव सेंटेंस, ये क्या कह रहा है, इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर ये रिप्रेजेंट हो रहा है, क्लियर। और जब भी ये रिप्रेजेंट होने लगेगा तो तुमको ख्याल ये भी रखना चाहिए कि देखिए किस किस बी वर्ब के बाद इसके अंदर ऑक्सिलियरी वर्ब भी आती है, ठीक है। जब ऑक्सिलियरी वर्ब, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ऑक्सिलियरी वर्ब, तो
इस ऑक्सिलियरी वर्ब भी पहले बैठता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट बैठता है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाती है। যেমন হচ্ছে एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैन यू डू दिस, तुम ये कर सकते हो क्या। ये जो कैन है ये क्या है, ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। इसको भी मैं आगे जब वर्ब जब पढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत वर्ब की नॉलेज को रिकैप करेंगे, तो अब तुमको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो, अब ऑक्सिलियरी वर्ब चला गया, उसके बाद ऑक्सिलियरी भी ख़त्म नहीं हुआ, यहीं पे अब क्या होगा, यहीं पे अब WH वर्ड भी आती है, ठीक है जी, WH वर्ड। तो इसको नोट कर लो, मैं थोड़ी बहुत ऑक्सिलियरी वर्ब और WH वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, चलो नोट कर लो इसको। मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ। तो ये जो WH वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड के बारे में मैंने बोला, तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर, वो पहले WH वर्ड बैठेगा, ठीक है, पहले WH वर्ड, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये चीज़ बैठ जाएगा, ठीक है। और ये बैठने के बाद सॉरी इससे पहले यहाँ पे भी मेन वर्ब बैठ, सॉरी मैं इसको फिर से और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो इसका WH वर्ड बैठेगा, उसके बाद बी वर्ब बैठ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बैठ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब बैठ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। ये होती है एक WH वर्ड की क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर WH वर्ड। क्लियर इट इज। तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो WH वर्ड है और ऑक्सिलरी, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब बैठेगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट बैठ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब बैठ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ये है ऑक्सिलरी वर्ब की जो क्या है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वही है, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि अब तुमको पहचानना है ये WH वर्ड कौन कौन है, ठीक है। तो WH वर्ड मतलब ऐसा एक वर्ड तुम पहले पढ़ चुके हो, अगर पहले नहीं पता तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि WH वर्ड जिसको स्टार्टिंग में W होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हाउ भी रहती है, हाउ, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाट, when, whom, whose, okay. So this all types of, this is the this is a WH word, okay. So you have to remember this type of WH words like auxiliary verb जैसे कि can, could, shall, should, will, would, may, might, must,
यूज टू एटसेट्रा। ओके, तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इसको क्या बोला गया, ऑक्सिलरी वर्ब बोला गया है, ठीक है। और जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, would you go there, तुम्हें कि सेखाने जाबे, would you go there। ये जो would है ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इतना डीपली नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं मतलब एफकेट के लिए तो नहीं है, ठीक है। अगर तुम बहुत अच्छे ग्रामर, देखिए ग्रामर बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन एफकेट लेवल की जो ग्रामटिकल जो ग्रामर है वो ये एनफ, ओके। तो ये नोट कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब चलो इम्परेटिव के बारे में बोलेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप पहले इसका पॉज करके नोट कर सकते हो। तो अब इम्परेटिव, जो इम्परेटिव है, इम्परेटिव के अंदर मैंने पहले ही बोल दिया जे ये तीनों स्ट्रक्चर या ऑर्डर में रहेगा, एडवाइस में रहेगा, रिक्वेस्ट के अंदर ये रहेगा, ठीक है। या तो ये माने इम्परेटिव के ऑर्डर में आएगा, या फिर ये रिक्वेस्ट फॉर्म में आएगा, या फिर जैसे कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके। इधर देखो, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तुमको यही देखना है कि ये सेंटेंस क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ये एडवाइस कर रहा है। अगर तुमको ये तीनों चीज़ पता चल गया तो तुमको ये सेंटेंस को तुम स्ट्रक्चर है, सेंटेंस को देख के तुमको ऑब्जर्व करके तुमको ये समझना होगा कि ये कौन सी सेंटेंस है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट इज, ओके। तो तुमको ये सवाल करना चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट है। लेकिन इसी सेंटेंस को जैसे कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ये इधर ये जो प्लीज है तो ये रिक्वेस्ट है। अगर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर किसी ने बोल दिया गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब ये ऑर्डर फॉर्म में अंदर आती है, ठीक है, ऑर्डर फॉर्म के अंदर। और दुनिया की क्या करती है कि जो रिक्वेस्ट है वो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ऑर्डर फॉर्म के अंदर आ गया तो ऑर्डर अच्छा है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की, ओके। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरी बात ये है कि जब अब एडवाइस यू शुड बी बेस्ट इन योर एकेडमिक, ओके। इसका मतलब यह है कि तुमको क्या करना है, तुमको अपना जो पढ़ाई वगैरह कुछ चीज़ है एकेडमिक, उसके अंदर बेस्ट होना पड़ेगा। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड दैट एडवाइस फॉर्म, यानी ये एडवाइस फॉर्म को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये माने जो एडवाइस जो माने इम्परेटिव जो सेंटेंस है इसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये था इसका स्ट्रक्चर। तुमको देखना है कि ये ऑर्डर कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है। लेकिन इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज देखो तो तुमको देख के ही समझना है कि ये सेंटेंस कैसा है। देखिए सेंटेंस हमेशा SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इसी फॉर्म के अंदर तुमको दिखाई देगा। नोट,
ये चीज़ तुम नोट कर लो कि इसी फॉर्म के अंदर SVO, इसी फॉर्म के अंदर तुमको एक सेंटेंस दिखाई देगा, ठीक है। ये इम्परेटिव हो गया। अब ऑप्टेटिव के बारे में, सिर्फ ऑप्टेटिव के अंदर भी सिर्फ ऐसा ही सेम ही है। क्या है कि वहीं पे अगर वॉइस वगैरह चीज़ कुछ चीज़ दिखाई देगी, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ओके। सो दिस टाइप ऑफ वर्ड जब तुमको दिखाई देगा तब क्या है, तब वो इम्परेटिव सेंटेंस है। और सबसे अच्छी जो चीज़ है, जो मैंने बोला कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने का, उसके अंदर एक एक्सक्लेम मार्क है ही है, जो 5th वाले नंबर थे। एक्सक्लेमेटरी की सेंटेंस को तुम आइडेंटिफाई तभी करो माने कर पाओगे जब उसको एक्सक्लेम रहेगा, ठीक है। तो चलो, ये अब ख़त्म हो रहा है, अभी पास्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी वाली मैंने लेक्चर को थोड़ी बहुत रिकैप कर दिया। तो चलो अब मैं पास्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखो, इसको नोट कर लो थोड़ी बहुत। ठीक है, मैं इसको अब मिटाने वाला हूँ। तो अब देखो, अब ये एक ऐसा है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो कोई सेंटेंस भी नहीं सीख सकता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सेंटेंस को स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कनेक्ट होने वाली बात है और लॉजिकली जो फिट होने वाली बात है वो सेंटेंस से ही आती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो बातें बोलते हैं, हम लोग का अभी सबको पता नहीं होता है। देखिए, इफ़ यू डिड ग्रेजुएट इन योर ओन टाइम, सो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड इट। और अब पोस्ट ग्रेजुएट वाले बंदे हो तो तुमको ये लेक्चर बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन ये भी तुमको, मुझे ऐसा लगता है कि देखना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती है कि सबसे पहले आती है नाउन, सेकंड टॉपिक आती है प्रोनाउन, ओके। थर्ड जो टॉपिक है एडजेक्टिव, एंड फोर्थ जो टॉपिक है वो है वर्ब, एंड फिफ्थ जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, एंड सिक्स जो टॉपिक है कंजक्शन, एंड 7 जो टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। लेकिन एप्केट के बारे में बताऊं तो सबसे बड़ी जो टॉपिक है वो यही है, ठीक है। इसी से ही एप्केट बना है और इसी से ही सवाल आती है, ठीक है। तो मैं प्रीपोजिशन तक जाऊंगा एक बाय एक, कोशिश करूंगा जितना हो सके। ये लेक्चर लंबी भी हो सकती है। तो चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने से पहले ये समझना होगा, इसको एक हिस्ट्री की तरह, हिस्ट्री बिहाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिस्ट्री बिहाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। एक हिस्ट्री क्या है, देखो, जब एक इंसान हो, क्या किया इंसान लोग, बातें बोलने के जब शुरुआत किए थे, बहुत सारे भाषा है अपने आप के भाषा के अंदर, एक उसके अंदर से एक शुद्धता या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हर एक चीज़ से किसी भाषा को, माने किसी लैंग्वेज को डिवाइड करती है, या फिर किसी लैंग्वेज को एक दूसरी लैंग्वेज से वो अलग करती है। तो उसी की जो समझने का तरीका, एक सेंटेंस को, एक वर्ड को, एक सेंटेंस को समझने का जो कैसे तुम समझ सकते हो, जो हर एक तरीके से जो तुम समझने का जो नज़रिया, वो नज़रिया तुमको देगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बनाने का, ये इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बनाने का हिस्ट्री वैसे ऐसा ही है कि ये बहुत सारी माने बहुत जो लैंग्वेज है उसको तुम समझ सकते हो, बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। तो इसी की वजह से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इसका हिस्ट्री वही है कि इसको फील किया जाए, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे पहले, और आइडेंटिफाई भी किया जाए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहले मैंने बोल दिया कि जो जिसके बारे में
अब शुरू होने वाला है वो है नाउन के बारे में, ठीक है। तो नाउन, नाउन क्या है? देखिए, नाउन जो कुछ भी तुम नाम इस दुनिया के अंदर देख रहे हो तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो एक नाउन है। तो आई कैन से दैट नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, okay, naming word which define a specific of name, okay, specific of names, okay। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि रिवर, जैसे कि नील, सॉरी, जैसे कि राहुल, this is a name, okay, this is name also। So in this name, Rahul is what? Rahul represent name, this is also name। and जब इस नेम के अंदर घुसेंगे, ठीक है, तब तुमको ये पता चलेगा कि ये एक चीज़ मिलेगा तुमको, जेंडर मिलेगा, ठीक है, जेंडर। तो जेंडर को जब तुम देखेंगे तो अब तुमको देखना होगा कि ये मेस्कुलाइन है या फिर फेमिलाइन है। तो जो शुरुआत होने वाले जो बात है, शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत होने वाले बातों से लगभग नाउन से ही शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन जब इसके बहुत डीप घुसोगे तो तुमको ये दिखाई देगा कि ये जेंडर है, ये मेल है या फिर फीमेल है, कोई भी है, कुछ भी है, तुमको ये अलग माने दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये नेमिंग वर्ड है, जैसे कि राम इज ए मैन, ओके। इधर भी देखो, ये जो है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नाउन को, ठीक है, नाउन एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ एक जैसे ये क्या है, ये एक नेम है, ठीक है। नाउन क्या है, एक नेम है। ऐसा ही है, जितने सारे तुम नाम देख पाओगे इस दुनिया के अंदर, वो नाम बस नाउन की रिप्रेजेंट करती है, वैसा है। अब नाउन की भी कुछ माने डिवाइडेड भाग होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जितने सारे प्रकार की जो है वो मैं लिखने वाला हूँ, तो इसको लिख लो। मैं इसको मिटाने वाला हूँ अभी, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो नाउन को जो डिवाइड किया जाती है, ठीक है, नाउन को इसको डिवाइड किया गया है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, ओके। तो यही चीज़ों से इसको क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। जैसे कि इसको तुम देख के समझ सकते हो, ठीक है, कैसे समझ सकते हो, जैसे कि मटेरियल नाउन, इसका नाम ही मटेरियल नाउन है। तो इस नाउन से जितनी सारी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज नेम है, वो इसी के अंदर आएगा, ठीक है, मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक है। और जब तुम आगे जाओगे, जब जेंडर पढ़ोगे, तो ये मटेरियल नाउन भी एक जेंडर के अंदर आएगा, जो न्यूट्रल जेंडर होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे कि एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे कि क्या हुआ कि रेड पेन, ये जो रेड बोला गया है ना, ठीक है, ये पेन बोला गया है ना, ये जो पेन, ये इसको अगर नाउन के अंदर कन्वर्ट किया गया तो ये क्या बनेगा, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन। तो ये जो नाउन बनेगा ये मटेरियल नाउन बनेगा, ठीक है। चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, जो बहुत सारे एक नाम के अंदर जब बहुत सारे इंसानों को तुम देख पाओ, तब तुमको वो दिखाई देगा कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब टुगेदर, ओके, ये समझो, कलेक्टिव मतलब टुगेदर। तो टुगेदर जब तुम किसी नाम को देखने वाले हो, तो टुगेदर जैसे कि फेस्टिवल, ओके, ये जो फेस्टिवल है, इसके अंदर
बहुत सारे आदमियों को तुम देख पाओगे और बहुत सारे एक आदमियों का समागम होती है, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है, जिस नाम के अंदर जिस वर्ड के रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, फेस्टिवल। वहीं पे जैसे कि एक बोला जाता है ग्रुप, ग्रुप ये भी एक वर्ड क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्टिव नाउन को। किसको? कलेक्टिव नाउन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब एक ऐसा नाउन है, मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जिसके अंदर हर प्रकार की जो नाउन की जो होती है, ठीक है, वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन नाउन है, जैसे कि पेरेंट क्या है? एक कॉमन नाउन है, ठीक है। इसके अंदर तुम देख सकते हो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकता है। ये जेंडर की डिवाइड, दोनों जो जेंडर हैं, ठीक है, ये इसके अंदर ही आती है पेरेंट। और इसको किसको, जो दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पेरेंट यानी जो माता पिता जो भी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक वर्ड लेके। वो क्या है? वो या तो ये मदर भी हो सकता है, या फिर वो फादर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इस दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, किसने किया है? वो कॉमन नाउन ने किया है। नाउन से सबसे पहले जेंडर में जा रहा हूँ। जेंडर लगभग ये इस एडजेक्टिव के अंदर है, लेकिन उसके जाने से पहले मैं थोड़ी बहुत नाउन के बारे में मैं बता रहा हूँ। और प्रॉपर नाउन एक ऐसा है जो किसी प्लेस के अंदर, जैसे कि कोई इंसान की नाम है, जैसे कि साम, सोमा, एज वेल एज जैसे कि बुक, किसी बुक, ये मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। जैसे कि स्काई, ओके। जैसे कोई भी नाम हो, कोई भी जिस जो प्रॉपर अपने आप को डिनोट कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि वाइट, एक ये क्या है, एक कलर है जो प्रॉपरली है, ठीक है, ना ही ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। लेकिन ये वाइट कलर इंक अगर जब बोला जाएगा, ठीक है, तो अब ये जो इंक INK, ये इंक की जो प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। लेकिन इनका जो कलर होगा ना, कलर वो किंतु प्रॉपर नाउन के अंदर ही आएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन के अंदर ही आएगा। क्लियर इट इज? तो समझ में आया? तो ये था नाउन का बहुत अच्छे से मैंने इसको थोड़ी बहुत डिस्कस कर दिया है। और इसका डेफिनेशन मुझे नहीं लगता है कि इसको बोलना चाहिए, मुझे डेफिनेशन, ठीक है, मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लिख देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लो। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन this is a type of noun which representing any particular name properly is called proper noun. Okay, clear it is. This is called proper noun. Okay, जैसे कि
ब्लू, वाइट, ओके, ये चीज़ें। ब्लू एंड वाइट, एक कलर की मैं नाम लेने वाला हूँ, ब्लू एंड वाइट, दिस इज द प्रॉपर नाउन डिफेंस, ये कलर है, ठीक है। इसको अब कॉमन नाउन, दिस इज a type of noun which represent both side of that noun, okay। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि पेरेंट्स, मैंने बोला पेरेंट्स, cows, ओके, दिस इज सॉरी पेरेंट काउ। तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन के अंदर आती है, ठीक है। एंड कलेक्टिव नाउन, this is type of noun which can represent a lot of things in together in a word, okay। so this is called collective noun। example, चलो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल? कलेक्टिव नाउन एग्जाम्पल यही है कि जैसे कि कलर, तो ये जो कलर बोला गया है, इस कलर के अंदर क्या क्या है, इस कलर के अंदर रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, वाइट कलर भी है, बहुत सारे कलर क्या है इसके अंदर क्या है, ऐड है, ठीक है। तो जितने सारे कलर इसके अंदर ऐड है, इसको क्या बोला जाएगा, वो कलेक्टिव बोला जाएगा। जैसे कि एक ऐसा है सोल्जर्स, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सैनिक की जो कलेक्टिव है वो इसके अंदर ऐड है, ठीक है, यही है। और जो मैटेरियलिस्टिक है, इसको तुम लिख लो, उसके बाद मैं मैटेरियलिस्टिक नाउन के अंदर आऊँगा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। ये मैटेरियल नाउन, ये मैटेरियल नाउन क्या है? नो, दिस इज ए टाइप ऑफ नाउन which represent the material property of that thing in a word, ओके। मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी को जिस एक वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उसी को मटेरियल नाउन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल जैसे कि इंक क्या है, ये एक कलर है, ठीक है, जिसको क्या करके माने किया जा रहा है, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। और देखो, एक इंक एक मैटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इसको एक साथ के क्या बोला गया है, माने कलेक्टिव नाउन्स में के अंदर कलर बोला गया है, ठीक है। और कलर के अंदर क्या है, जो बहुत सारे कलर है, जो ब्लू, रेड, ग्रीन,
तो एक वर्ड के अंदर जैसे कि इसका जो कैटेरियल है, सॉरी, कलर इज नॉट मटेरियल, इंक इज मटेरियल, बट कलर इज ऑल्सो इट्स कॉमन नाउन, but this all kind of things, this is a proper noun, and इस इनको अगर ऐसे बोला गया, कलर्स समझ रहे हो, ये जो कलर्स बोला गया है, ये कलर्स क्या है, ये है कलेक्टिव नाउन, सॉरी, हाँ, कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आएगा, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एस बाय एस इसके अंदर ऐड किया गया है, लेकिन ये क्या है, ये पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो यही है, एक वर्ड के अंदर में बहुत सारे हर एक प्रकार की जो नाउन है, मैंने सबको बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। और नाउन से उतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर एफकेट से कुछ सवाल आएगा, वो आएगा प्रीपोजिशन या फिर एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव के अंदर वो एक चीज़ है जो माने डिग्री चेंज बोला जाती है, ठीक है। डिग्री चेंज से बहुत सारे सवाल आएगा, तो इसको तुम नोट कर सकते हो, कर लो। मैं इसको मिटाने वाला हूँ अभी। तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन ये क्या है? देखिए, जब भी कोई नाउन होती है, ठीक है, जैसे कि इसको एक बहुत लॉजिक से सोचो, समझो कि जब किसी स्टेट के अंदर सीएम होती है और उसी स्टेट के अंदर पीएम भी होती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कोई एक सीएम होती है, जो उसी प्रकार एक वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि एक प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ साथ एक वाइस प्रेसिडेंट भी होती है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करती है कि जब प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होता है ना, तब क्या करती है, उसकी जो प्लेस है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट लेने लगता है, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट, वो हर एक काम को उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसकी पूरी एग्जीक्यूटिव पावर उसके अंदर आ जाती है। जब जैसे कि एक पीएम है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का, तो उसकी प्राइम मिनिस्टर हो जो है, उसके साथ साथ एक वाइस पीएम भी होती है। मतलब जो उस प्राइम मिनिस्टर जब कंट्री में नहीं रहती है, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी को तो हैंड ओवर करना होगा, जिसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो पूरी कंट्री चलेगा। तो वो जो चलती है, वो है उसके समकक्ष। जैसे कि प्रेसिडेंट अगर अब्रॉड जाएगा, तो उस टाइम के अंदर हमारा जो कंट्री है, उसका जो रिप्रेजेंट, यानी किसी ने जो रिप्रेजेंट करेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। तो वही है। तो इसी प्रकार नाउन और प्रोनाउन के अंदर ही है। ये क्या करता है कि नाउन जब प्रेजेंट नहीं होता है ना, तो अब उसको हटा के, सॉरी, नाउन जब प्रेजेंट नहीं होता है, तब उसको हटा के प्रोनाउन बिठाए जाते हैं। ये कभी कभी जो सेंटेंस है, उसकी प्योरिटी के लिए भी इसको यूज़ किया जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ इसको जो देखने का जो नज़रिया है, उसको बदलने के लिए भी प्रोनाउन को ये यूज़ माने किया जाती है, ठीक है। तो यही था इसका। और प्रोनाउन, बस नाउन उठ के प्रोनाउन बैठ जाती है। जैसे कि चलो एक एग्जाम्पल देती समझते हैं। जैसे कि राम इज़ ए मैन, राम इज़ ए गुड स्टूडेंट, ओके, राम इज़ ए funny boy, Ram is a healthy man, okay, sorry, funny man, okay। तो ये इधर देखो, ये बार बार जो एक वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है, राम राम, तो इसी वर्ड को रिपीट होने का जो माने जो इसका जो इंटेंसिटी है, माने जो इंटेंट है, ठीक है, इसको क्या करेगा, ये जो प्रोनाउन है, वो इसको निकल के फेंक देगा, ठीक है।
तो जब निकल के फेंक देगा तब क्या होगा, इसको देखने लायक बहुत अच्छा बन जाएगा। जैसे कि चलो मैं एक फिर से बना रहा हूँ, इसको इधर देखो, राम इज ए मैन, ही फुल स्टॉप, ही इज ए गुड स्टूडेंट, he is a funny man, he is a healthy man, ओके। तो ये जो बार बार इधर देखो, ये भी ही बैठा है, यहाँ पे भी ही बैठा है, यहाँ पे भी ही बैठा है। तो ये जो ही बार बार बैठ गया है, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, किसकी प्लेस के अंदर, ये जो राम है इसको उठा के वो बैठ गया है। लेकिन ये जो ही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो ही है ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ही है ये भी राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ही है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। इसका वो काम क्या है, वर्क फंक्शन, उसका काम है ग्रैब द प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जो प्लेस होगा वो ये क्या करेगा, ग्रैब कर लेगा, ठीक है। इसका सिर्फ वही एक ऐसा ही काम है, किसी भी नाउन का प्लेस उठा लो, उसको ग्रैब कर लो, ठीक है, वही इसका काम है, ठीक है। तो और इसका एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन इसको बोला गया है कि इट्स सिट डाउन व्हेन नाउन ओके, माने नाउन आप, ओके, सो दैट्स द थिंग, सो इट्स रिप्रेजेंट। सो मैं डेफिनेशन को लिखने वाला हूँ, अभी तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलो, तो ये जो प्रोनाउन है, ठीक है, तो इसका जो इट इज यूज टू माने रिप्रेजेंट द नाउन when it is not present, okay, to continue the purity of that sentence। किसी भी सेंटेंस को प्योरिटी मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ किया जाती है। जैसे कि मैंने तो एग्जाम्पल बोल दिया। आप प्रोनाउन की जो जितने सारे भाग हैं वो थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने करने जा रहा हूँ। तो तुम इसको थोड़ी बहुत लिख लो, मैं तब तक के थोड़ी बहुत पानी पी लेता हूँ।
चलो, तो अब प्रोनाउन के बारे में जो सबसे पहले जो बोला था वो था जेसी नेस्फील्ड। ओके, जेसी नेस्फील्ड के अकॉर्डिंग क्या है, ये प्रोनाउन जो है, मैंने इसको बहुत अच्छे से, एक मिनट, ओके ओके, इसको रिप्रेजेंट किया गया है पर्सनल प्रोनाउन, डिमोनिस्ट्रेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्स प्रोनाउन, ओके, एंड इंटरगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये तीनों से क्या किया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इंपेरेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस तीनों से क्या किया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यही है। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इंटरगेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि ही, मी, ओके, एंड डिमोनिस्ट प्रोनाउन दैट, दिस, ओके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है से, जो जैसे कि अच्छे साइनिंग, साइनिंग क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इंटरगेटिव प्रोनाउन जैसे कि which, what, how, wh word, so both will be in this। okay, so पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो चीज़ है, पर्सनल प्रोनाउन, it is represent the personal thing of noun when it's not present। जब नाउन नहीं बैठा जाती है, ठीक है, तब क्या करते हैं, ये माने पर्सनल प्लेस के अंदर ये बैठ जाती है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन एंड डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, it is represent that moment where noun, sorry, it represent that moment where noun start statement, its statement। ओके, जब ये क्या करती है कि ये नाउन की क्या है, एक बहुत स्टेटमेंट जारी करती है। ठीक है, तब इसको बोला जाता है, डिमोनिस्ट करने के लिए इसको यूज में लाई जाती है। ठीक है, तब क्या है, ये डिमोनिस्ट होती है। ठीक है, डिमोनिस्ट मतलब एक चीज़ से दे के इसको डिमोनिस्ट करना। ठीक है, तो वही
वही इसको इसके अंदर आती है, ठीक है। लेकिन ये इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंट वाले सेक्टर में बोलने वाला हूँ, तुम बस इसको नाम पे समझ जाओ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम एंड इंटरोगेटिव तो मैंने पहले बोल दिया कि जिसके अंदर क्वेश्चनिंग की जाती है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आती है, ठीक है। तो ये लिख लो बहुत अच्छे से। अब मैं जाने वाला हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। नाउन के अंदर अब बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन के मैं ओपन करने वाला हूँ, जो होती है पर्सन। सुना होगा। तो पर्सन की अकॉर्डिंग क्या होगा, पर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई पर्सन इंपॉर्टेंट। तो पर्सन एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसको लॉजिकली तुम समझने की कोशिश ऐसे ही करो कि एक प्लेस के अंदर एक आदमी है, ठीक है। उसके बाद एक प्लेस के अंदर बहुत सारे आदमी हैं, तो एक बोला जाएगा कि इस प्लेस के अंदर एक पर्सन है, ठीक है। इस प्लेस के अंदर बहुत सारे पर्सन हैं। पर्सन मतलब ये है कि उस प्लेस के अंदर बहुत सारे, चाहे आदमी हो सकता है, बहुत मटेरियल, मतलब बहुत सारे आदमी एक पास में बैठा है, ये इंसानों के लिए ही है, ठीक है। कभी कभी ये मटेरियलिस्टिक जो प्रॉपर्टी है, जो नाउन होती है, इसके लिए भी इसको एप्लीकेबल किया जाती है, ठीक है। तो पर्सन सिर्फ किस मतलब कितनी प्रकार है। तो जो अगर तुम माने क्लासिफिकेशन करोगे तो तुमको देखा है फर्स्ट पर्सन and second person and third person, you can see it, okay. So these three type of person you will notice, okay. And one of the important point is that be verb will behave as per the person, not my word, not be verb will behave as per the person, ओके। जो विवर्ब है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, जो जितने सारे पर्सन है उसी प्रकार से बिहेव करेगा, ठीक है। तो यही है, तुम इसको लिख लो। और पर्सन सीखने से पहले एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पैरेलली सीखना होगा, वो है नंबर, ठीक है। नंबर किस प्रकार के नंबर, ये नंबर वही 1 2 3 4 5 डिजिट वाली नंबर नहीं है, ठीक है। ये नंबर सीखना है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ओके। तो ये दो चीज़ है जो इसके अंदर सीखने वाली बात है। सिंगुलर नंबर क्या है, जिसके अंदर एक माने एक वचन बहुवचन, यानी सिंगुलर के अंदर अगर किसी को ही रहेगा तो वो जो प्लूरल के अंदर वो हिम बन जाएगा, ठीक है। यही है जो सी है सिंगुलर के अंदर, वो प्लूरल के अंदर हर बन जाएगा, ओके। तो यही है, इसका थोड़ी बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके अंदर इस तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होती है सिंगुलर, एक होती है नंबर, और एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। इसके अंदर क्या होगा, इससे तुम देगा माने जिसके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो ये टेंस वाली फैक्टर आ रहा है, तो उसको मैं आगे चल के मैंने बहुत बताने वाला हूँ। टेंस वाली फैक्टर आ रही है, तो टेंस वाला फैक्टर, टेंस की जो नॉलेज है वो इससे पहले मैंने इसके बाद लूँगा, लेकिन पहले हम ये तो जान लो कि ये नंबर क्या है, ये सिंगुलर नंबर क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर जब फर्स्ट पर्सन, अब तुमको थोड़ी बहुत विवर्ब की नॉलेज भी दे देते हैं कि, लेकिन विवर्ब नॉलेज वर्ब के टाइम ही मैं देने वाला हूँ। लेकिन तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये समझ जाओ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन
एज वेल एज वीवर्ब, इस इन तीनों के अकॉर्डिंग ही वीवर्ब बिहेव करने लगती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ तुम देख पा रही हो कि प्रोनाउन के साथ साथ कैसे कैसे एक वीवर्ब बिहेव करता है। ठीक है, इसी चीज़ को तुम नोटिस कर लो। बस ऐसा है, ये तीनों को तुम याद रखो। ठीक है, चलो अब प्रोनाउन को, इस सेक्शन को हम छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी बहुत तो अब जिस लेक्चर को शुरुआत करने जा रहा हूँ वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या करती है, ये जो नाउन है, नाउन प्रोनाउन और वर्ब है। देखिए जो मैं मुद्दे वाला बात बोल के जा रहा हूँ, एक एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसा होता है कि उसके लिए जो चीज़ चाहिए वही पढ़ो, जो चीज़ नहीं चाहिए उसकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि लिमिटेड वक्त के अंदर तुमको इसको प्रिपेयर करना होगा। तब जब लिमिटेड वक्त के अंदर तुम अगर प्रिपेयर करने लगोगे तब तुमको सिर्फ वही टॉपिक, सिलेक्टिव टॉपिक के ऊपर ही अपना फोकस करना है और उसी से स्कोर लेके फोड़ना है। ठीक है, तो चलो, लेकिन फिर भी वक्त मिल गया। देखिए एग्ज़ाम के अंदर तुमको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व के अकॉर्डिंग तुमको जो चीज़ तुमको इम्पोर्टेंट, मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से पढ़ना है। तो चलो आज एडजेक्टिव के बारे में बोल लेंगे। तो एडजेक्टिव की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ माने जस्टिफाई। ये क्या करती है कि नाउन और प्रोनाउन जो हैं वो इसको जस्टिफाई करती है। ठीक है, इट यूज्ड टू जस्टिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। तो यही इसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये क्या करती है, नाउन एंड प्रोनाउन को जस्टिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाती है। एंड हाउ ये जस्टिफाई करती है, जैसे कि एक्सट्रीमली गुड स्टूडेंट। ओके, ये जो एक्सट्रीमली है ना, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ही इज एक्सट्रीमली गुड स्टूडेंट। ओके, तो इस प्लेस के अंदर ही इज रिप्रेजेंटिंग सब्जेक्ट, इज रिप्रेजेंटिंग वर्ब and extremely representing adjective, and this is also adjectives, and this is representing that adjective। okay, जिसके अंदर डिग्री चेंज बोलते हैं जो। ठीक है, एक स्टेट से अगले स्टेट, वो इसकी चेंज इसी सेक्शन के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी एक नाउन है। किस प्रकार की नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स लिखा देता स्टूडेंट्स, तब ये क्या होता, ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, और ये भी कॉमन नाउन, नॉट नाउन्स, स्टूडेंट इज ए कॉमन नाउन। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ही इज स्टूडेंट, is behavior, extremely is adjectives, as well as good representing that the state of degree। okay, so that's the things, note it। ठीक है, लिख लिया। तो ये जो है ये गुड है, ये क्या है, ये क्वालिटी है, क्वालिटी जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। चलो इस प्लेस में हो जाएगा। चलो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव, इसको माने क्लासिफिकेशन, जो इसका जो क्लासिफाइड है, चलो इसको मिटा रहा हूँ, मिटाना पड़ेगा, लिख लियो।
इसका जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ numbers, adjective of demonstrate, adjective of interrogative, adjective of, that's the things. This is the four best pillar. Okay, four best pillar of adjective. Okay, and adjective of possessive adjective, and adjective of proper adjective. So this these 6 types of adjective you can see in the adjective form. But the important is what is the important all of them. This is represent that quality, like a good, honest. This is the thing. Quantity representing that the जैसे कि 2 man. Okay, this is also representing that the quantity. Okay, and also representing number 1 2, जैसे कि 1 2, this 3. This is also representing that, that demonstrate, that see, have. This is also represent. Okay, and interrogative representing মানে what, why. पॉजिटिव रिप्रेजेंटिंग दैट द, मतलब किसी स्थान को, प्लेस को तुम्हारा ओनरशिप, जैसे कि ओनरशिप, हेड. ओके, दिस इज द थिंग्स. एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटिंग माने जैसे कि गुडविल. Okay, so these kind of things are representing as the adjective form also. Okay, and most of the important part is what I'm going to important parts. So important parts in this from this adjectives तुमको दिखाई देगा. इसको तुम लिख लिया होगा, मैंने पॉज करके लिख लो. तो एडजेक्टिव के अंदर जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात यह है कि इसके अंदर तुमको दिखाई देगा डिग्री. ठीक है, और डिग्री से एक बहुत अच्छी बात है, ये क्वालिटी से आती है. ठीक है, क्वालिटी, एडजेक्टिव नंबर ऑफ क्वालिटी, और यहीं से 3 मार्क्स हर साल दिखाई देती है. ठीक है, एक सवाल तो जरूर रहेगा. तो डिग्री बेसिकली किस आती है? एक होती है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, comparative degree, and positive degree. Okay, so these 3 type of degree you can see it. Okay, ये तीनों प्रकार की डिग्री जो है वो तुम देख सकते हो. जैसे कि सुपरलेटिव, के अंदर गुड, ये कंपैरेटिव में जब जाएगा तब होगा बेटर, और जब पॉजिटिव डिग्री के अंदर आएगा तो होगा बेस्ट. ये क्या है? ये एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिप्रेजेंटिंग. ओके, सो दैट्स द मेन थिंग. यार यू कैन सी दैट द, जैसे कि एक और वर्स्ट. ओके, worst,
और स्टार, ओके, एंड और टेस्ट, और टेस्ट, ओके। तो ये क्या है, ये बहुत बुरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब तीनों जो क्राइटेरिया हैं वो क्या कर रहा है कि सॉरी, तीनों जो क्राइटेरिया है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि बैड से आएगा, सॉरी, बैड से आएगा वर्स्ट, बैड से आएगा वर्स्ट, ओके, और वर्स्ट टेस्ट, ओके। सो आफ्टर दैट, जैसे कि एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि इंटेलिजेंट, ओके। उसके बाद आएगा मोर इंटेलिजेंट। At the same time, this is representing what? This is superlative degree, degree, and this is represent comparative degree, and this is represent most intelligent. Most intelligent means representing what? Positive degree, so that's the things. अब ये है कि ये जो डिग्री वाले चेंज हैं, इसको बहुत सारी एक नियम के अंदर आती है, ठीक है। और तुमको एटलीस्ट ऐसा करना होगा, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और इंटर माने पॉजिटिव, अप्रोक्स 100 की मेमोराइज होना चाहिए, ये से मेमोराइज और प्लस प्रैक्टिस, ये यही एक इंग्लिश का जो स्किल है वो से मेमोराइज और प्रैक्टिस के आती है। और इस वाले सेक्टर के अंदर मेमोराइज प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू इंग्लिश, जिसके अंदर मेमोराइज के वाले भी हैं और प्रैक्टिस करती है वही इंग्लिश ले सकता है, मुझे ऐसा लगा। तो यही है। और डिग्री चेंज जो सुपरलेटिव डिग्री है वो कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव है। क्वेश्चन में क्या आती है कि एक डिग्री दे दिया गया है, तुमको ऐसा बोला जाएगा कि एक डिग्री है, उसको तुम पहले सुपरलेटिव में कन्वर्ट करो। ये दिया होगा, पॉजिटिव में दिया होगा, ठीक है, तो उसको तुम सुपरलेटिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसको कॉम्परेटिव के अंदर कन्वर्ट करो। यही चीज़ इसको बोला जाएगा, ठीक है। या तो सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव, या फिर कॉम्परेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव, या फिर सुपरलेटिव से लेके पॉजिटिव, या फिर कॉम्परेटिव से लेके पॉजिटिव। लेकिन इसको मैं लिख लो थोड़ी बहुत, मैं इसको अभी मिटाने वाला हूँ। चलो मैं इसको एक मैप दे रहा हूँ। ये किस प्रकार की आती है एडजेक्टिव की डिग्री, एडजेक्टिव डिग्री। ये ऐसा है कि पहला होगा कि आइदर सुपरलेटिव टू कॉम्परेटिव के अंदर, कॉम्परेटिव की जो चेंज है वो होगा। दूसरी चीज़, या तो कॉम्परेटिव से टू सुपरलेटिव होगा, सुपरलेटिव डिग्री चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव डिग्री चेंज होगा, ठीक है। या फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव से चेंज होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब आएगा कॉम्परेटिव से पॉजिटिव डिग्री, चेंज होगा। उसी प्रकार पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री चेंज होगा, ठीक है। या फिर यही है इसका जो माने मैक्सिमम जो रूल है, ठीक है, सुपरलेटिव से माने कंपैरेटिव तरफ, या फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव से पॉजिटिव, यही है। ये जो 4 प्रकार की तुमको रूल दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब 4-5 1 2 3 4 5 6 प्रकार की जो तुमको रूल दिखाई देगा, इनकी बहुत बड़ी रूल्स है, ठीक है। रूल्स एज पर रूल्स इट्स चेंज, ओके, इट्स चेंजिंग इटसेल्फ। ये खुद को चेंज ऐसा ही कर रहा है कि एक रूल के अंडर ही ये अपने आप को चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ ऐसा ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। इसको चेंज होता है एक सर्टेन रूल से। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी लेक्चर लग जाएगा, क्योंकि ये 3 मार्क्स की एक लेक्चर है। मैं इसकी थोड़ी बहुत आवाज़ दे रहा हूँ,
और अगले लेक्चर को यही से शुरू करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद ऑल्सो। एंड आज लगभग 41 डेज़ की बाकी है एफकेट की, जो है एफकेट की। तो ये जो सेकंड लेक्चर है ये इसके अंदर से 3 मार्क्स आएगा। हर एक सेशन के अंदर आती है, ठीक है, 3 मार्क्स की प्रॉब्लम। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है और देखना चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।